Hello everyone, welcome to CEC PIS Academy. Myself Apurva Nandi. Today's date is 16th of August 2025. Let's start with our newspaper analysis. अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज @CSCP_Assam को फॉलो कर सकते हैं. Okay, we have recently launched a working professional batch of CEC PIS Academy. If you cannot manage time in the daytime फॉर योर रेगुलर क्लासेस, तो हमारे पास आपके लिए 7 बजे से 9 बजे तक का एक बैच है which has been well crafted by the senior faculties of CSC PIS Academy, जहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द क्लासेस अवेल कर सकते हो इन हाइब्रिड मॉडल. ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो आज हम 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले. क्या जो लास्ट इंडिपेंडेंस डे में कल जो स्पीच दिया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही कॉल्ड फॉर सेल्फ रिलायंस. तो इंडिया में हमने बहुत बार सेल्फ रिलायंस या फिर आत्मनिर्भरता के बारे में उनको बोलते हुए सुना है. उसी को लेकर हम आज का न्यूज़ देखेंगे. फिर प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स, हमने 15 अगस्त को जो CNA किया है उसमें भी हमने प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया है, पर यहाँ पर हम अपडेट लेके आए हैं, वो देखेंगे. नेक्स्ट SC सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम जो है इट कैन नॉट डिक्टेट द हाई कोर्ट कोलेजियम, वो एक बात है वहाँ पर. देन वी विल सी अबाउट प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना. उसके बाद खेलो भारत नीति के बारे में हम देखेंगे. ओके, लेट्स सी. PM कॉल्स फॉर सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता. ओके, सो न्यूज़ क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर सेल्फ रिलायंस, फ्लैग्स डेमोग्राफिक प्लॉट. तो इस न्यूज़ के आधार पर हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता इज़ द न्यू यार्डस्टिक. न्यू यार्डस्टिक का मतलब क्या है? मार्गदर्शक करना of self-respect, आत्मसम्मान. Examine this statement in the context of India's economic and security policies. ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस को हमें यहाँ पर इंडिया के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के कंटेक्स्ट में हमें इसका आंसर लिखना है. तो लेट्स सी. तो इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस उन्होंने आत्मनिर्भरता ऑन आत्मसम्मान ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उन्होंने उस चीज़ को लिंक किया है विथ इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी सोवरेनिटी. मतलब इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है उसमें इंडिया कितने इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकते हैं, और उसके साथ साथ इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, सिक्योरिटी है, उसमें इंडिया अपना सोवरेनिटी इंश्योर करना ही आत्मनिर्भरता है. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल ट्रेड टेंशंस. तो ये बात उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि लास्ट 2-3 मंथ से अगर हम देखें तो वहाँ पर एक ग्लोबल ट्रेड टेंशन है जो कि US टैरिफ को लेकर है, टैरिफ वेरियर्स है और स्ट्रेटेजिक राइवलरीज. एंड द स्पीच ऑल्सो अंडरलाइन द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इंटरनल कैपेसिटीज रेदर देन काउंटरिंग अदर्स इन्फ्लुएंस. तो यहाँ पर जो उनके दिए गए जो स्पीच है वहाँ पर हमें देखने को मिला है ही वॉज नॉट काउंटरिंग द अदर कंट्रीज पॉलिसीज़ और अप्रोच, रेदर ही वॉज डिफेंडिंग इंडिया एंड इंडिया के जो इंटरनल कैपेसिटीज़ है उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं. ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि दूसरों को बुरा ना बोल के खुद को मतलब और भी शक्तिशाली आप जता रहे हो, उसी कंसेप्ट में वो स्पीच दिया गया. तो लेट्स सी इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस व्हाट आर द की अनाउंसमेंट मेड बाय प्राइम मिनिस्टर. जैसे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी वहाँ पर बोले गए, जैसे लॉन्च ऑफ हाई पावर टास्क फोर्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स. मतलब नेक्स्ट जनरेशन मतलब बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए एक नया हाई पावर टास्क फोर्स गठन करने के लिए बोला गया है. नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन GST रिफॉर्म्स की जो GST लॉज है, GST लॉज में भी बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाने के बारे में बात किए गए हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ईज प्राइसेस इन नियर फ्यूचर एंड रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन. रिडक्शन ऑफ कंप्लायंस बर्डन मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा GST कंप्लायंट हो रहे हैं कि हर चीज़ में GST, उस चीज़ को रिड्यूस करना, कि लोगों को वहाँ से एग्जेम्प्ट कर देना. नेक्स्ट
There will be special reliefs for MSMEs, micro, small and medium enterprises to cut the compliance cost and boost job creation. मतलब compliance है, मतलब GST compliance में जो cost है, tax compliance में जो cost है, उनसे उनको relieve करके 100% तो नहीं, ज़्यादा जितना हो सके उतना relieve करके और MSMEs को relaxation करके और उसी पैसों से नए नए जॉब क्रिएट करने की मांग की गई है. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री में क्या कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर हैड कमिटेड टू लॉन्च द मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाय 2025 कि बाय दिस ईयर एंड ऑफ 2025 इंडिया विल प्रोड्यूस इट्स ओन सेमीकंडक्टर चिप्स विथ 10 यूनिट्स इन पाइपलाइन. 10 यूनिट्स मतलब 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. उसके साथ पुश फॉर इनोवेशन इन व्हाट? पुश फॉर इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डीप टेक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप करने में टू एंश्योर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस. कि आज के डेट में इंडिया अगर अपने पूरा का पूरा जो IT सेक्टर है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट अदर कंट्रीज़, बट इंडिया अपना टेक्नोलॉजी, अपने सॉफ्टवेयर्स और इवन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी खुद डेवलप करना चाहता है. नेक्स्ट, डिफेंस और सिक्योरिटी में क्या कहा गया? ही हाईलाइटेड इंडिजिनियस डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन्स, जैसे कि इन ऑपरेशन सिंदूर एज अ स्टेप टुवर्ड्स डिफेंस सेल्फ रिलायंस. ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे वहाँ पर इंडिया के या फिर आने वाले दिनों में जो भी ऑपरेशंस होंगे वहाँ पर इंडिया अपने खुद के इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज से वो काउंटर करेंगे. नेक्स्ट, मेंशन सक्सेस इन एंटी नक्सल ऑपरेशंस टर्निंग टेरर कॉरिडोर्स इनटू ग्रीन कॉरिडोर्स. ठीक है, जो टेरर कॉरिडोर्स है जैसे कि द रेड कॉरिडोर छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, ठीक है, जहाँ पर नक्सल के बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो क्रिएट करते थे, तो वहाँ पर इंडिया को सक्सेस मिला है और उन टेरर कॉरिडोर्स को वहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर्स में डेवलप करने की भी यहाँ पर पूरी कोशिश है. He announced high-powered demographic mission to counter demographic shift in border areas, जैसे स्पेशली इन असम, कि असम में पिछले 40-50 सालों से जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है, जो डेमोग्राफी चेंज हुए हैं, उसको भी एड्रेस उन्होंने किया है. वहाँ पर भी एक हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन लॉन्च किया जाएगा. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में क्या कहा है यहाँ पर? He reaffirmed commitment to protect farmers' interest and reduce fertilizer import dependency. यहाँ पर explanation की कोई ज़रूरत है ही नहीं. So, इस चीज़ का significance क्या है कि the self-reliance is an holistic framework which spans upon economy, technology, defense and demographics while balancing global integration with national resilience. It became the longest Independence Day address in the history. At 103 minutes, this is the first time in history ever any prime minister has given the longest ever Independence Day speech. All right, underscoring both scale and urgency of reforms envisioned. So the address set the tone of India's march towards Viksit Bharat, that is developed India by 2047. जो इंडिया का गोल है, जो ड्रीम है कि जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस का 100 साल कंप्लीट करेगा तब इंडिया shall call itself to be the developed nation. Okay, so next we will talk about the plastic treaty. ठीक है, we have already discussed on 15th August ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर हमने डिस्कशन किया था. 15th अगस्त और 14th अगस्त को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 14th अगस्त को हमने डिस्कस किया, नॉट 15. ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हमने डिस्कस किया, पर आज हम उसका अपडेट हम आपको देंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? द डेडलॉक इन ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, मतलब ये प्लास्टिक ट्रीटी जो नेगोशिएशन चल रहा था वहाँ पर आ गया है एक डेडलॉक. रिफ्लेक्ट्स द लार्जर टेंशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, तो अगर आप पहले बहुत से अगर आप देख लो, अगर आप WTO के नेगोशिएशंस भी देख लो, या फिर आप UNFCCC के नेगोशिएशंस को देख लो, या फिर आज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर ही देख लो, वहाँ पर वो जो डेडलॉक यहाँ पर अराइज हुआ है उसका रीज़न हमेशा एक ही है. एक है डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, और एक है सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, कि डेवलपमेंट अगर करेंगे तो वहाँ पर एनवायरनमेंट को क्षति होता है, और अगर एनवायरनमेंट को ज़्यादा सेव करने के लिए जाए तो वहाँ पर डेवलपमेंट में आता है रुकावट. तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट शायद नहीं हुआ है इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में. लेट्स सी व्हाट इज़ द इशू.
So the context is the Intergovernmental Negotiating Committee comprising 180 nations included its Geneva deliberation without consensus on a legally binding treaty to end plastic pollution. तो यहाँ पर एक legally binding treaty बनाना था to end plastic pollution from the world. So this is the second failure since October 2024. तो ये बात, ये negotiation अक्टूबर 2024 को भी हुआ था, वहाँ पर भी फेल हुआ और आज यहाँ पर भी ये फेल हुआ है. So the core issue is here कि whether to reduce plastic production or to address plastic production, कि plastic production को हम reduce करें, ये इसमें ध्यान दे या फिर plastic pollution को कैसे address करें उस पर ध्यान दे. ठीक है. तो यहाँ पर हमने ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में ये कहा था कि कंट्रीज़ जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया भी कहता है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन में कोई भी यहाँ पर लीगली बाइंडिंग या फिर उस प्रोडक्शन को कम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. रैदर हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसे अच्छी तरह से कर पाए उस पर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा. सो व्हाट आर द की डेवलपमेंट्स है कि सपोर्ट फॉर एम्बिशियस ट्रीटी. तो यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे द कंट्रीज हु हैव सपोर्टेड दिस एम्बिशियस ट्रीटी. अराउंड 80 to 100 countries that was led by European Union, Pacific Island nation and parts of Africa, Latin America, Japan called for phasing out of plastic. So maximum developed countries जो कह रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो, दे आर सेइंग कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को फेज़ आउट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए. फेज़ आउट मतलब एक साथ बंद करना नहीं, एक एक फेज़ में थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्शन को कम करके उसको ज़ीरो कर देना. नेक्स्ट, 57 कंट्रीज डिमांडेड टॉक्सिक फ्री रीयूज एंड रिफिल सिस्टम. ठीक है, 57 कंट्रीज़ ने क्या डिमांड किया कि जो प्लास्टिक के रीयूज़ होंगे वो टॉक्सिक फ्री और रिफिल सिस्टम बनाना चाहिए. फिर 89 इट शॉर्ट कर्ब ऑन प्लास्टिक प्रोडक्शन, मतलब 89 कंट्रीज़ ने प्लास्टिक प्रोडक्शन में कर्ब मतलब कम करने के लिए बोला. और 120 कंट्रीज बैक्ड केमिकल कंट्रोल्स एंड वोटिंग इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. पर यहाँ पर अपोजिशन भी है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को लेकर, जैसे कंट्री लाइक चाइना, इंडिया, यूएस एंड सेवरल अरब स्टेट्स इट अपोज द रेस्ट्रिक्शंस. किस चीज़ में? प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्शन. प्लास्टिक प्रोडक्शन में उन्होंने जो कम करने की बात छड़ी है तो उस चीज़ में उन्होंने अपोज किया है. रैदर दिस कंट्रीज हैज़ फोकस्ड कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छी तरह से किया जाए. दिस कंट्रीज रिप्रेजेंट अ लार्जर शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. यहाँ पर जो कंट्रीज़ आप देख रहे हो ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रोडक्शन करता है. ठीक है. सो व्हाट आर द चैलेंजेस देयर? द चैलेंज हियर इज एब्सेंस ऑफ अ वोटिंग मैकेनिज्म. तो जैसे इस ट्रीटी में वोटिंग मैकेनिज्म था नहीं, तो इसीलिए तो 120 बैक्ड स्ट्रॉन्ग केमिकल कंट्रोल ये जो कंट्रीज़ है इन्होंने वोटिंग इन द कॉन्फ्रेंस पार्टीज उन्होंने मांग किया है. सो एब्सेंस ऑफ अ वोटिंग मैकेनिज्म विद इन द यूएन प्रोसेस हैज़ प्रिवेंटेड ओवरकमिंग डेडलॉक्स. कन्फ्लिक्टिंग नेशनल प्रायोरिटीज़, कि ये प्लास्टिक प्रोडक्शन अगर कम हो तो जो नेशन को जो प्रायोरिटीज़ है उनके डेवलपमेंट में यहाँ पर हानि पहुँचेगा. जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक रिलायंस ऑन प्लास्टिक्स. ड्राफ्ट ट्रीटीज 32 आर्टिकल्स शो वाइड डाइवर्जेंस बिटवीन नेगोशिएबल एंड रेड लाइन इशूज. रेड लाइन इशू का मतलब क्या है कि यू कैन रेफर रेड लाइन इशू टू बी अ कपल ऑफ डिफरेंट थिंग. बहुत सारी चीज़ हो सकता है और वो कॉन्टेक्चुअल है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है. या फिर इट कॉमनली रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और अ लिमिट दैट कैन नॉट बी क्रॉस्ड. मतलब नेगोशिएशन राउंड में ऐसी कुछ लिमिट होंगे जिसको आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे. ठीक है. एंड इट कैन ऑल्सो रेफर टू फिजिकल लाइन. ठीक है. इन सच नेगोशिएशन जहाँ से आप अगर क्रॉस कर जाए देयर इज़ नो रिटर्न, मतलब तो उस चीज़ को क्रॉस नहीं करनी चाहिए. सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस है? द सिग्निफिकेंस इज द नेगोशिएशन स्टेम फ्रॉम 2022 UN Environment Assembly resolution to end plastic pollution, including in marine ecosystem. Though inconclusive, the process marks incremental progress with entrenched position now openly encouraged. चलिए ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर जो फॉर में है और जो अगेंस्ट में है वो ही देखना है. Now let's see with the next current affairs, that is
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, तो यहाँ पर न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम कैन नॉट डिक्टेट नेम्स टू हाई कोर्ट कोलेजियम। किन्होंने कहा है? ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है इट कैन नॉट डिक्टेट नेम्स टू हाई कोर्ट कोलेजियम। तो हाई कोर्ट कोलेजियम जो हाई कोर्ट जजेस वो अपॉइंट करेंगे, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम वहाँ पर डिक्टेट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन क्या है? इन अ फेडरल जुडिशरी नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर द हाई कोर्ट आर सुपीरियर टू ईच अदर। ठीक है, तो फेडरल जुडिशरी में ना हाई कोर्ट सुपीरियर है ना सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है, ये माना जाता है दोनों एट पार है। सो डिस्कस द प्रिंसिपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया। So, what is the background of this news? In this Independence Day, CJI B.R. Gawai, he clarified that the Supreme Court Collegium cannot dictate names to the High Court Collegium. For what? For the judicial appointment. He emphasized that High Court Collegium take the first call. ठीक है, तो पहला जो कॉल है वो हाई कोर्ट कोलेजियम लेगा इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इन रिकमेंडिंग जजेस, वाइल द एपेक्स कोलेजियम कैन ओनली सजेस्ट नेम्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक है डिक्टेट और एक है सजेस्ट। तो क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर वो जजेस को वो जब रिकमेंड करेंगे हाई कोर्ट कोलेजियम, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उस कोलेजियम में सजेशंस दे सकते कि आप उनको ले सकते हैं, आप उनको ले सकते, पर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर डिक्टेट नहीं कर सकते। ठीक है, दिस रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ फेडरल जुडिशरी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास द पावर दैट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम, वेयर नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉट द हाई कोर्ट आर सुपीरियर टू ईच अदर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या है कंटेक्स्ट एंड कंसर्न। एज ऑफ August 1, 2025, हाई कोर्ट्स फेस 345 वैकेंसीज आउट ऑफ अ सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 112 जजेस with only 777 currently serving। तो यहाँ इतने सैंक्शन स्ट्रेंथ है ऑफ इंडियाज हाई कोर्ट्स, तो इनमें इतने जजेस में सिर्फ 777 ही सर्व कर रहे हैं, तो देयर रिमेन्स अ वैकेंसी ऑफ 345। नेक्स्ट, 29 रिकमेंडेशन मेड बाय द एससी कोलेजियम सिंस नवंबर 2022 से 29 रिकमेंडेशन दिए गए हैं एंड वो अभी भी पेंडिंग है विद द सेंटर, हाईलाइटिंग द एग्जीक्यूटिव डिले। ठीक है, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अंडरलाइंग प्रॉब्लम बहुत सालों से है, इसीलिए सेंटर और जुडिशरी के बीच जो एक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर जो एक यहाँ पर टसल है वो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। सो द परसिस्टेंट वैकेंसीज आफ्टर द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी कंट्रीब्यूटिंग द केस पेंडेंसी। तो जो परसिस्टेंट वैकेंसी है वो जस्टिस डिलीवरी के स्पीड, मतलब जस्टिस जो क्या होते हैं वो डिले हो रहा है, तो उसके वजह से ये इस चीज़ के वजह से हो रहा है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ओवर हियर? द सुप्रीम कोर्ट जज CJI his remarks reaffirm judicial independence while underlining the collegial consultative nature of appointment। ठीक है, उन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को रीअफर्म किया है और उन्होंने जो कोलेजियल सिस्टम है उसको अंडरलाइन मतलब हाईलाइट किया है इन अ कंसल्टेटिव एंड नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब वहाँ पर कोलेजियम टू कोलेजियम कंसल्ट हो सकता है, डिक्टेट नहीं हो सकता। सो द डिबेट हाईलाइट्स ऑनगोइंग चैलेंजेस इन बैलेंसिंग फेडरल जुडिशियल ऑटोनॉमी, इंस्टीट्यूशनल हार्मनी एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कोऑर्डिनेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया ये सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। क्या है न्यूज़? प्रधानमंत्री अनाउंसेस PM विकसित भारत रोजगार योजना टू बूस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम देखेंगे कि ये क्या है स्कीम। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस डे मतलब कल ये लॉन्च हुआ है विद एन आउटले ऑफ 1 लाख करोड़। तो इस योजना के पीछे गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है ₹1 लाख करोड़, और जिसका क्या है ये स्कीम? इट इज़ अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वर्क फोर्स फॉर्मलाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो समझ में आपको, दैट इज जॉब क्रिएशन, और वर्क फोर्स फॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि इंडिया में अगर हम अपने वर्क फोर्स को देखते हैं तो व्हाट वी लुक कि ज़्यादातर हम काम इनफॉर्मल सेक्टर में कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को अगर हम अभी ट्रांजिट करें कि फॉर्मल सेक्टर कैसे बना दे, जो मतलब इट इज़ नॉट लाइक चेंज ऑफ जॉब कि जिस सेक्टर को आप इनफॉर्मल कह रहे हो उसको हम कैसे फॉर्मलाइज करें, वो है वर्क फोर्स फॉर्मलाइजेशन और यूथ स्किलिंग, उनके स्किल डेवलपमेंट।
ठीक है। तो व्हाट इज द की फीचर कि यहाँ पर पार्ट ए, सपोर्ट टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, जो फर्स्ट टाइम जो नए नए काम करना चालू करेंगे, फॉर देम इट कवर्स फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड अंडर EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, विथ सैलरीज अप टू 1 लाख। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स EPF वेज सपोर्ट अप टू ₹15,000 in 2 installment after 6 and 12 months of service. It will provide what EPF wage support up to 15,000, तो उनको 15,000 तक मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में, एक मिलेगा 6 महीना बाद, एक मिलेगा 12 महीने बाद। एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट लिंक विद कंप्लीशन ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। तो वो यूथ के लिए, उन बच्चों के लिए जो फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होगा वो कंप्लीशन के बाद ही उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा। एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरीज कितने हैं? 1.92 करोड़ एम्प्लॉयज़। पार्ट बी में क्या है? इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉयर्स। इंसेंटिव्स अप टू ₹3,000 पर मंथ पर न्यू एम्प्लॉय फॉर 2 years, ठीक है। 2 साल तक जो एम्प्लॉयर है उनको 3,000 पर मंथ पर न्यू एम्प्लॉय उनको दिया जाएगा। एक्सटेंडेड टू 3rd and 4th ईयर, मतलब 3 साल या फिर 4 साल तक भी दिया जा सकता है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ऑल सेक्टर विद स्पेशल थ्रस्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फोकस देन सर्विस, सर्विस में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि सर्विस में ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड है आज के डेट में। तो इट विल एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट 2.6 करोड़ न्यू जॉब्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, यूथ एम्पावरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, और अल्टीमेटली दिस विल लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट, खेलो भारत नीति क्या है ये? प्रधानमंत्री मोदी हाईलाइट्स खेलो भारत नीति फॉर स्ट्रेंथनिंग स्पोर्ट्स इकोसिस्टम अक्रॉस ऑल द लेवल्स, ठीक है। तो ये क्या है? तो it is seeks to institutionalize sports development from the grassroots to elite level, aligning national aspiration with global supporting standard। तो इसके की फीचर्स क्या है? जैसे इंटीग्रेटेड स्पोर्ट पॉलिसी, तो पूरे भारतवर्ष में पूरा एक स्पोर्ट्स पॉलिसी होगा। टू बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर डिकेड्स, ये बहुत साल बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। कंबाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया विद अ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो ये एक आने वाले दिनों में ये ऐसा फ्रेमवर्क आएगा। ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट, मतलब जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर रूरल एरियाज़ में जो बच्चे लोग खेलते, तो विथ टू गिव देम एन यूनिवर्सल एक्सेस टू स्पोर्ट्स ग्राउंड, इक्विपमेंट एंड कोचिंग ऑल्सो, कि जो लोकलाइज ना रहे, जो टैलेंट है स्पोर्ट्स में वो लोकलाइज ना रहे और उसको एक्सपोजर मिले। एलिट एथलीट सपोर्ट, एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, इस स्टेज के बाद, ग्रास रूट के बाद एलिट एथलीट सपोर्ट, एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड स्पेशलाइज्ड कोचिंग टू नर्चर ओलंपिक लेवल एथलीट्स। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, एकेडमीज एंड कम्युनिटी लेवल स्पोर्ट्स हब इवन इन रिमोट रीजन्स ऑफ इंडिया। सो इससे क्या बेनिफिट होगा इंडिया को? यूथ एम्पावरमेंट होगा इन स्पोर्ट्स। इट विल ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज पीपल हु डू नॉट गेट एक्सपोजर, फॉर एवरी चाइल्ड टू परस्यू स्पोर्ट्स एज अ करियर। नहीं तो हम देखते हैं वो गिने चुने या फिर एलिट फैमिलीज़ के लोग, वो उनको एक्सपोजर मिलता है, और जो गांव के बच्चे हैं उनको बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है पर बहुत कम। इट विल इंक्लूड देम सोशल इंक्लूजन। इट विल डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू स्पोर्ट्स बियॉन्ड अर्बन सेंटर्स, की जो स्पोर्ट्स है वो सिर्फ मतलब शहरों के लिए नहीं है, वो रूरल रीजन में जो बच्चे हैं उनको भी ये एक्सेसिबिलिटी मिलेगा। फिर इकोनॉमिक बूस्ट, कि ये स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, अभी स्पोर्ट्स अगर लोग बाग अगर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे, वो अगर एंटर करे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स टूरिज़्म और एलिट सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा उठेंगे वहाँ पर। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी विच विल एनहेंस इंडियाज़ विजिबिलिटी इन ग्लोबल सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स एज वेल, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर खेलो भारत नीति 2025। सो हेंस वी हैव कंप्लीटेड। और लास्टली आई वुड लाइक टू से, अगर आप हमारे CCPS एकेडमी के साथ फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप एक फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट टेक एडमिशंस। थैंक यू सो मच। आवर एनालिसिस आज के लिए यहाँ तक था, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक
the video and subscribe to CACP IS Academy YouTube channel. Till then, take care. Thank you.